हर सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं, बल्कि नई सोच, नए संकल्प और नई संभावनाओं का संदेश लेकर आती है। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपका स्वागत है हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया सिन्हा। जया, सुप्रभात भावना। अगले घंटे में बात होगी नए भारत की, विकास की, दुनिया की बड़ी हलचलों की, खेल जगत की बड़ी जीत हार की, टेक्नोलॉजी से लेकर आपकी सेहत तक, यानी हर उस खबर की जो आपके दिन की शुरुआत को बनाएगी खास। और आज की सबसे बड़ी खबर संसद से। आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में सरकार और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति के साथ तैयार हैं। आज संसद में कई अहम विधेयकों पर भी सभी की नजर रहेगी। साथ ही अगर विदेश नीति की बात करें तो उस मोर्चे पर भी आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्डोवा में अपने समकक्ष से मुलाकात करने वाली हैं। वहीं भारत और पनामा के रिश्तों को भी एक नई रफ्तार देने के लिए पनामा के विदेश मंत्री यहां नई दिल्ली में मौजूद हैं। और खेल जगत से भी बड़ी खबर, फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मेसी का विश्व कप जीतने का सपना अधूरा रह गया, जबकि मैड्रिड समेत पूरे स्पेन में जश्न का माहौल है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस सुबह की बड़ी और अहम सुर्खियों के साथ। आज से संसद का मानसून सत्र, 13 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति के साथ तैयार। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील। वंदे मातरम के अपमान पर अब सजा की तैयारी। आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे महत्वपूर्ण विधेयक। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले बिल पर भी लोकसभा में होगी चर्चा और लोकसभा में ये बिल लाएगी सरकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्डोवा की यात्रा पर आज अपने समकक्ष से करेंगी मुलाकात। भारत मोल्डोवा संबंधों को मिलेगी नई मजबूती। भारत पनामा के बीच संबंधों को मिलेगी नई रफ्तार। पनामा के विदेश मंत्री की आज दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी होगी बात। टूट गया मेसी का सपना। टोरस के गोल से अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बना स्पेन। मैड्रिड समेत पूरे स्पेन में जश्न। और सबसे और अहम खबर आज दिन की यही है कि संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और आज से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में सरकार कई अहम विधेयक लेकर आ रही है, जिसमें आयकर, वंदे मातरम, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल शामिल है। इसके अलावा एमएसएमई के विकास और जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़े बिल भी सरकार लाने की तैयारी में है। मौजूदा सत्र में सांसदों के बैठने की व्यवस्था भी थोड़ी अलग दिखाई देगी, जैसे कि शिंदे की शिवसेना में ठाकरे गुट के सांसद शामिल हो गए हैं। इसके अलावा टीएमसी के 20 बागी सांसद भी अलग हो चुके हैं और उनकी मांग है कि स्पीकर उनके अलग बैठने की व्यवस्था करें। और जब संसद सत्र शुरू होता है तो उससे पहले औपचारिक तौर पर एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक होती है। और सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा समिति, ये दोनों बैठकें कल इसलिए बुलाई गई ताकि मानसून सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चल सके। कल सरकार साफ कह चुकी है कि नियम के हिसाब से जो विषय सदन में उठाए जाएंगे उन पर चर्चा कराई जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्योंकि विपक्ष के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि विपक्ष अपना एजेंडा सर्वदलीय बैठक में सरकार के सामने पहले ही रख चुका है। पेपर लीक और किसानों से जुड़े मुद्दों के अलावा चढ़ावा चोरी मामला भी विपक्ष की नजर में है। उधर लोकसभा अध्यक्ष ने भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग देने की अपील की है, ताकि जनहित से जुड़े मुद्दों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हो सके। बैठक में सरकार और विपक्ष की ओर से सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य कार्यों पर भी अपने विचार रखे। कई जितने पेपर आउट हुए सत्र के, वो हमारा दूसरा मुद्दा हो। किसानों का है, कहाँ गया दुगना मूल्य। जब हम मानसून सत्र के लिए मिलेंगे कई मुद्दे लेके आएंगे अपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि
बाधित ना करे, अपना बात रखे जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे। बात करेंगे उन विधेयकों की जो सरकार आज संसद में लाने वाली है। राष्ट्रगीत की तरह राष्ट्रगान को भी वही गौरव और सम्मान हासिल हो, इसके लिए मोदी सरकार आज संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन एक ऐसा विधेयक उच्च सदन में पेश करने जा रही है जिस पर विपक्ष की राय सरकार से अलग है। गृह मंत्री अमित शाह आज सत्र के पहले दिन राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 लाने वाले हैं, जिसके तहत अगर राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गीत के दौरान किसी भी तरह की बाधा पैदा हो गई या उसका अपमान हुआ तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इसके लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर यह अनिवार्य कर दिया है कि जन गण मन गाए जाने वाले सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम बजाया जाना या इसके गायन को अनिवार्य किया जाए। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधान क्या हैं, आइए समझते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इसके प्रावधान बता रहे हैं। 1971 के कानून में जब ये संशोधन विधेयक है उसमें बदलाव किया जाएगा और राष्ट्रीय सम्मान कानून में इसमें बड़ा बदलाव जो है वो किया जा रहा है। वंदे मातरम को मिलने वाला है कानूनी संरक्षण इस विधेयक के द्वारा। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रगान जैसी कानूनी सुरक्षा भी इस संशोधित विधेयक के जरिए मिलेगी। अपमान और बाधा दंडनीय अपराध होंगे। 3 साल तक की सजा संभव, यानी कि जो अपमान का अगर होगा तो ऐसे में राष्ट्रगान को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और सजा का प्रावधान भी है। यहाँ पे देशभक्ति से जुड़े कानून का विस्तार यहाँ पर किया गया है। तो 1971 में जो कानून था किस तरह से उसमें बदलाव है ये यहाँ पर आप समझिए। प्रावधान क्या है, 3 साल तक की सजा है। तो 1971 के कानून में क्या है, यानी कि जो 1971 का कानून है और अब जो 2026 में संशोधित कानून है, आखिरकार जिसको वो रिप्लेस कर रहा है उसमें क्या फर्क आएगा। अगर 1971 के कानून की बात करें तो राष्ट्रगान के अपमान पर रोक है 1971 के कानून में। साथ ही आपको बता दें कि अगर 1971 के कानून की बात करें तो अपमान, जलाना, फाड़ना, विकृत करना, अगर राष्ट्रीय ध्वज में इस तरीके की कोई भी चीजें की जाती है तो ये दंडनीय अपराध है। तिरंगे का व्यावसायिक या अनुचित उपयोग बिल्कुल प्रतिबंधित है। साथ ही राष्ट्रगान के दौरान जानबूझकर अगर व्यवधान किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, गुट के द्वारा, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। और दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 वर्ष कैद का यहाँ पर है और जुर्माना या कैद अथवा दोनों का प्रावधान भी यहाँ पर है। तो वंदे मातरम का लेकिन उल्लेख नहीं है और इसीलिए इसमें संशोधन के लिए अब सरकार प्रयासरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा तुलना करते हैं 1971 के कानून की, यानी कि 1971 का कानून और 2026 का जो प्रस्तावित संशोधित विधेयक है उसमें फर्क क्या है। अगर उसको कंपैरिजन करें तो 1971 जो कि अभी वर्तमान में इम्प्लीमेंटेड है, इफेक्टिव है, और 2026 का ये जो विधेयक है वो प्रस्तावित है। संविधान के अपमान की सजा इसमें है, लेकिन 2026 का जो प्रस्तावित संशोधन विधेयक है उसमें इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि 1971 की तर्ज पर ही 2026 में भी संविधान के अपमान पर सजा मिलेगी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर बताएं आपको राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण 1971 वर्सेस 2026 में, तो राष्ट्रगान 1971 में जनगण मन संरक्षित है और यही संरक्षण 2026 के प्रस्तावित विधेयक में भी जारी है। 1971 में वंदे मातरम का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि 2026 के जो प्रस्तावित विधेयक की बात करें तो यहाँ वंदे मातरम को शामिल किया गया है, उल्लेख किया गया है और कहीं ना कहीं अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रगान में बाधा डालना अपराध 1971 में, वही राष्ट्रगीत में बाधा पर भी अभी भी इस समय भी अपराध रहेगा। तो 1971 के अगर जो वर्तमान का कानून है उसमें अधिकतम 3 साल की कैद, जुर्माना और दोनों है। और वहीं राष्ट्रीय गीत दायरे में ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान है और 2026 के प्रस्तावित में राष्ट्रीय गीत को भी इसमें प्रस्तावित किया गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज को संरक्षण जारी है और 1971 में राष्ट्रीय ध्वज को कानूनी संरक्षण दिया था, उसको लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2026 में प्रस्तावित जो है संविधान के अपमान पर सजा उसमें भी थी और इसमें भी है।
तो अगर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण 1971 वर्सेस 2026 की बात करें तो वंदे मातरम का उल्लेख जो था वो 1971 के कानून में नहीं था और अब इसको कानूनी संरक्षण देने का प्रावधान 2026 के प्रस्तावित विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 में शामिल किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए सरकार इस मॉनसून सत्र में जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। प्रधान न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाला अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। ये विधेयक 1956 में बने कानून की जगह लेगा। इस साल मई में सरकार ने इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जज नियुक्त किए गए। लिहाजा आज पेश किए जाने वाले इस विधेयक के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसे पारित करने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त होगा। तो लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज जजों की संख्या से बढ़ाने वाला बिल पेश करेंगे। क्या बदलने वाला है? लंबित मामलों का बोझ घटाने की तैयारी जजों की संख्या बढ़ाने के साथ कहीं ना कहीं इस तैयारी के साथ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेंगे 4 नए जज। पहले 34 संख्या थी और अब बढ़ना जो बिल है, प्रस्तावित बिल है, उसमें संख्या बढ़कर 38 होने जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेंगे जज, सरकार इसको लेकर यहाँ पर बात कर रही है और सीजीआई समेत कुल 38 जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट संख्या संशोधन विधेयक 2026 में क्या बदलेगा? अभी तक कानून में सीजीआई के अलावा 33 जज हैं, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ाने की बात हो रही है। केस निपटारे के लिए अधिक बेंच होंगी। लंबित है, हजारों केसेस हैं, बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से यह अहम पहल, मामलों की सुनवाई में भी अब तेजी आएगी। तेज होगी मामलों की सुनवाई, न्याय वितरण की गति में भी सुधार होगा। सुप्रीम कोर्ट संख्या संशोधन विधेयक 2026 को लेकर अब 1956 के कानून में संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन के तहत बिल्कुल आज के विधायी कामकाज क्या रहने वाले हैं, हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। कई विधायी कामकाज हैं, कई विधेयक हैं जो इस संसद के सत्र में पेश किए जाएंगे। बेहद ही अहम रहने वाला है ये मानसून सत्र। खासकर अगर आज की बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो कई महत्वपूर्ण विधेयक है। जजों की संख्या से जुड़ा हुआ एक अहम विधेयक के साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक। क्या इसकी खासियत और कैसे ये लोकहित और जनहित के लिए खास है? देखिए, जिस तरीके से मानसून सत्र का बेसब्री से सभी को इंतज़ार रहता है, ख़ासतौर से मानसून सत्र हमने देखा है, हमारे जितने भी सत्र होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हंगामेदार रहता है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में तमाम ऐसे मुद्दे रहते हैं जो इस सत्र में उठाए जाने के लिए सभी लोग आतुर रहते हैं। तो ऐसे में सरकार के सामने जो अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की चुनौतियाँ होती हैं, इस बार तकरीबन 7 जो विधेयक सरकार पेश करने का एजेंडा अब तक जो रखा है उसमें से 5 नए विधेयक हैं। जैसे कि आपने आज के दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा के एक विधेयक को विस्तार से बताया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी संख्या बढ़ाने, तो वहीं दूसरी ओर जो वंदे मातरम से संबंधित जो विधेयक है उसको सरकार सदन में लाएगी। इन विधेयकों के माध्यम से सरकार जहां अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाएगी, वहीं अगर हम आज के पहले दिन को देखें तो सबसे पहले सदन की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री अपील करते हैं सभी सांसदों से और देशवासियों से भी अपील करते हैं कि वो संसद की कार्यवाही को देखें और जिस तरीके से जो तमाम मुद्दे हैं उन पर शांतिपूर्ण व्यवहार के माध्यम से सदन को चलाने की अपील की जाती है। इसके अलावा जिस तरीके से हमने देखा है कि ऑल पार्टी के माध्यम से सरकार ने सभी स्टेक होल्डर के साथ बात करने की कोशिश की और उनसे एक राय मशवरा भी किया, एक रायशुमारी भी की कि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस तरीके से कामकाज किया जाए। संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन में व्यवधान करना अगर कोई रणनीति का हिस्सा है तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर विपक्ष तमाम मुद्दों के साथ इस बार के जो सत्र है उसमें आना चाहता है, जिसमें तमाम मुद्दे हैं, जिसमें शिक्षा का मुद्दा है या महंगाई का मुद्दा है, जम्मू कश्मीर से संबंधित जो मुद्दे हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको कि उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में रखा और सरकार के सामने इस पर चर्चा की भी बात की। तो सरकार ने कहा कि चर्चा कराया जाना विपक्ष का अधिकार है
और सरकार उन पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि सत्र के दौरान चर्चा के नियम क्या हो, इस पर काफ़ी गतिरोध हो जाता है। तो आज चूँकि पहला दिन है और आज पहले दिन से ही काफ़ी कुछ देखने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि विपक्ष का क्या रुख रहेगा। तो ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात कह दूं कि इस बार का जो मानसून सत्र है कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस बार को देखें तो पिछले चुनाव जो हुए, विधानसभा चुनाव, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, उसके बाद कई दलों ने अपनी अपनी पोजीशन चेंज की। डीएमके या अन्य जो टीएमसी के जो नया गुट है उसने अपना एक अलग रुख अपनाया है, जो कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक राहत भरा हो सकता है। उन्होंने जो INDIA गठबंधन है उसके साथ न बैठकर अलग बैठने की रिक्वेस्ट की है। तो एक सदन का जो वातावरण है, जो कहते हैं कि बदला बदला सा नज़र आएगा। ऐसे में सरकार के सामने और भी जो मुद्दे हैं और जो वो विधायी कार्यों को आगे बढ़ाना चाहती है, चाहे वो डिलिमिटेशन जैसा मुद्दा हो, उन सब के लिए एक विशेष रणनीति और एक विशेष प्रयास इस सत्र में होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल ऋषि, जिस तरह से आपने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र है और माहौल भी काफ़ी बदला बदला नजर आने वाली उम्मीद है। ऐसे में ऋषि, ये भी देखना होगा कि जो विपक्ष का है उसका रवैया क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि जैसे कल सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में कोशिश हुई सरकार की तरफ से कंसेंसस बनाने की, ये कोशिश हुई कि कैसे जो विधायी कार्य हैं वो शांतिपूर्वक चले और संसद चले, जो कि उम्मीद, जो कि जैसा कि अनुमान है कि विपक्ष काफ़ी हमलावर रहने वाला है और क्या कुछ विपक्ष की रणनीति रहने वाली है, ये भी अहम होगा, देखने वाली बात होगी। क्योंकि कल सर्वदलीय बैठक के बाद भी विपक्ष के कई नेता बड़े खुले स्वर में आलोचना करते हुए नजर आए। देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात करें तो निश्चित तौर से विपक्ष इस बार के जो सत्र में अगर हम देखें तो अलग ही मूड में नज़र आ रहा है। हालांकि इस बार के जो चुनाव हुए हैं, ख़ासतौर से मुझे लगता है डेमोक्रेसी में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और चुनाव दर चुनाव जिस तरीके की परिस्थितियाँ बनती हैं उसके बाद के राजनीतिक समीकरण अलग होते हैं। तो इस बार के राजनीतिक समीकरणों में जिस तरीके से पिछली बार के सत्र में विपक्ष ने एकजुटता दिखाकर सरकार के सामने चुनौती पेश की थी, इस बार वो एकजुटता बिखरी हुई नज़र आ रही है। सरकार की पुरजोर कोशिश है कि अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाए, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के जो साथी उनके साथ थे, आज उन्हीं में काफ़ी बिखराव हो चुका है। और उनके जो साथ थे डीएमके और कांग्रेस का जो लंबे समय से जो उनका गठबंधन था, उनके वैचारिक रूप से वो एक साथ माने जाते थे, लेकिन आज वो अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष जहां एकजुट होकर मुद्दों को समेटने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा, ऐसे में उसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सदन के अंदर जो संख्या बल है, उस संख्या बल को अपने साथ बनाए रखने की उसकी क्या रणनीति है। क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से बिखर रहा है और उसके जो साथी अलग हो रहे हैं, ये उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। मुद्दे ज़रूर विपक्ष सदन में उठा सकता है और उस पर अपना कोई देश के सामने एक एजेंडा पेश कर सकता है, ध्यान आकर्षण कर सकता है, वो अलग इशू है। लेकिन इशू ये है कि क्या विपक्ष के जो साथी हैं वो खुद बड़े विपक्ष यानी कि कांग्रेस के साथ कोई बातचीत करके एक कोई आम राय बनाकर सरकार से लड़ने के मूड में भी है या नहीं। तो ऐसे में विपक्ष की जो सबसे बड़ी चुनौती अब यही है कि मुद्दे तो उनके पास हैं, लेकिन उन मुद्दों को उठाए जाने की क्षमता उनके पास कितनी है, इस क्षमता को बनाए रखने की क्या है। जी बिल्कुल ऋषि, तो 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री का संबोधन, प्रेस को संबोधित किया जाएगा। ऋषि, तमाम जानकारियों के साथ फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबरों में आगे बात करें तो संसद सत्र के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कुछ जरूरी एडवाइजरी जारी की है। खास तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर यह परामर्श जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और सभा पर रोक है। पुलिस ने कहा है कि संसद का सत्र शुरू होने के कारण सार्वजनिक सुरक्षा, संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। परामर्श में चेतावनी दी गई है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 साथ ही अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पूरा सम्मान करें, किसी भी अनाधिकृत सभा,
मार्च या प्रदर्शन में शामिल ना हों और सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। साथ ही पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें।